ओके तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑडिट का, जो कि जैसे कि हमें पता है कि ये बैच सितंबर 24 एंड जनवरी 25 एंड मई 25 के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई CA मोहित श्रीवास्तव आपके लिए लेकर के आया हूँ आज लेक्चर नंबर 2। और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हर दिन ऑडिट को ख़त्म करेंगे और धीरे धीरे करके हम पूरे ऑडिट को निस्तो नाबूद कर देंगे अपने एग्जाम तक। और इसी के लिए आज मैं आपसे मिला हूं और हम आज आकर के इसको चालू करते हैं। और एक सेकंड रुको जरा, मैं चेक करूं सब सही से आ रहा है। हाँ ठीक है, सही आ रहा है। हाँ जी, ओके परफेक्ट, ओके ठीक है, सही से आ रहा है। हाँ तो मैंने क्या कह रहा था, मैं कहता कि हम हर दिन इसको आगे बढ़ाएंगे और हर दिन हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो उसी के साथ साथ उसी की राह पर चलते हुए आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और सेकंड लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए जैसा कि मेरा वादा था कि हम हर दिन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। तो कल जो हमने पढ़ा था उसे हम आज रिवाइज करेंगे, और आज जो हम पढ़ेंगे उसको तो खैर पढ़ेंगे ही, और उसको अगली क्लास में रिवाइज करेंगे, और प्लस जो कल पढ़ा था उसको भी रिवाइज करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्यूमुलेटिव रिवीजन होता रहेगा साथ साथ ही। तो आपको ये हेडेक नहीं लेना पड़ेगा कि घर पर जाकर के आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्लास में ही इतना और इतनी बार रिवीजन कर लेंगे कि आप जब घर पे रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको कम से कम टाइम लगेगा और ज्यादा से ज्यादा रिटेन हो पाएगा, ठीक है। तो यही हमारी इस क्लास की स्पेशलिटी है, और इसी स्पेशलिटी को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं अपने डायरेक्शन की ओर। चलिए जी, तो कल जो पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली कल जो हमने एक इंट्रोडक्शन समझा था, अपने सब्जेक्ट को समझा था, अपने सिलेबस को समझा था मेनली, और उसको समझने के बाद हम लोग आगे बढ़े थे और हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी कि ऑडिट का बेसिक मीनिंग क्या है। तो ऑडिट का बेसिक मीनिंग जाना हमने कि ऑडिट का जो बेसिक अभी तक की नॉलेज के हिसाब से हमारा मीनिंग है कि एग्जामिनेशन करना, वेरीफाई करना, चीजें ठीक तरह से हो रही हैं या नहीं हो रही है, जैसी होनी चाहिए वैसी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं कंपनी के अंदर, वो चेक करना। और ये चेक करने की जिम्मेदारी किस पर सौंपी गई है? ये चेक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी हमारे एक इंडिपेंडेंट पर्सन पर। उस इंडिपेंडेंट पर्सन को क्या बोला जाता है? उस इंडिपेंडेंट पर्सन को बोला जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो कि सर्वगुण संपन्न और जिसके अंदर क्या सारी खूबियां होती है, जो किसी के प्रति क्या होता है, बायस नहीं होता, और ना ही किसी के साथ उसका इन्फ्लुएंस होता है। यानी वो आजाद है, वो किसी का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। वो अपने मन से डेटा के आधार पर जो चीजें होनी चाहिए उसको वैसा करने की और वैसा कहने की हिम्मत रखता है, और वैसा वो कहता भी है अपने रिपोर्ट में। ये हमने ITC की रिपोर्ट भी देखी थी, चाहे तुम किसी भी कंपनी की रिपोर्ट देख सकते हो, टाटा की देख सकते हो, रिलायंस की देख सकते हो, इन्फोसिस की देख सकते हो। विच एवर कंपनी डू यू वांट टू चेक, यू कैन चेक एनी कंपनी। वहां पर हमेशा यही लिखा होगा कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। वहां में इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों लिखा होता है, इसके बारे में कल डिटेल में चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमने अपनी डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन का मतलब समझा था बहुत अच्छे से। आओ एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि हमने कल क्या रिवाइज करा था। एक बार डेफिनेशन किस किस को याद हो गई, एक बार मुझे कोई बताएगा, याद हो गई क्या डेफिनेशन? कल हमने इतने मन से पढ़ी थी डेफिनेशन, उसको याद भी कर लिया था हमने क्लास के अंदर ही, तो मेरे ख्याल से याद तो हो ही गई होगी। चलो, कैसे याद करी थी हमने खुद से कुछ क्वेश्चन पूछे थे और खुद से ही कुछ आंसर दिए थे। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारा आंसर भी हमें मिलता गया। ओके, तो सबसे पहले ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन यही था हमारा कि ऑडिट का मीनिंग क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। हाँ जी, ओके। अब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्यों? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अ ब्रॉड टर्म, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसके अंदर आ ही जाता है, ठीक है। ये हमने बेसिक मीनिंग समझा था। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसकी होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? एंटिटी की। उसके बाद हमने इतना छोड़ दिया था और हमने डेफिनेशन को याद कर कैसे करा था कि ये हम कर क्यों रहे हैं? विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, क्योंकि हमें क्या करना है, उस पर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ओके, अब इसके बाद ब्रैकेट में अगर मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखा दूं, तो ये जो बात की गई है ये एंटिटी के लिए बात की गई है। एंटिटी कैसी भी हो सकती है, विच एवर द साइज ऑफ एंटिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म और इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका जो भी है प्रॉफिट ओरिएंटेड है या फिर नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है। अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है तो उसका भी ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने डेफिनेशन को एनालाइज करा, इंडिपेंडेंट का मीनिंग समझा हमने। क्या कोई ऑडिटर अपने भाई की कंपनी का ऑडिट कर सकता है क्या? भाई का ऑडिट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर इन्फ्लुएंस हो सकता है हमारा ऑडिटर, तो वो नहीं करना, वो ऑडिट नहीं कर सकता अपने भाई का, अपने सगे संबंधी, होगा ठीक है, ये हमने देखा था, ठीक है।
फिर हमने एंटिटी का मतलब देखा था। एंटिटी का मीनिंग क्या होता है, कैसी भी कंपनी हो, चाहे विच इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे प्रोप्राइटरी हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, सोसाइटी या ट्रस्ट, कोई सी भी कंपनी हो, सबको ऑडिट करवाना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपिनियन का मीनिंग देखा था हमने। ओपिनियन, कैसी ओपिनियन देगा हमारा ऑडिटर बेचारा, हमारा जो ऑडिटर है वो कैसी ओपिनियन देने वाला है, वो रीजनेबल ओपिनियन देने वाला है या एब्सोल्यूट ओपिनियन देने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम देखा था एश्योरेंस, क्योंकि जब वो ओपिनियन देने वाला है तो यानी वो अश्योर करने वाला है उन लोगों को जो लोग इस रिपोर्ट के वजह से अपना डिसीजन बनाने वाले हैं, तो उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा, अकॉर्डिंगली देखा जाएगा, तो उन्हें अश्योरिटी मिलनी चाहिए। तो हमारा जो ऑडिटर है वो कैसी अश्योरेंस देगा, क्या वो रीजनेबल अश्योरेंस देगा या एब्सोल्यूट अश्योरेंस देगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ ना, रीजनेबल अश्योरेंस देगा या एब्सोल्यूट अश्योरेंस देगा? वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मीनिंग क्या होता, कल देखा था हमने कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मीनिंग हो गया कि कंप्लीट 100% एकदम सही बात की गई है ऑडिटर के द्वारा, यानी ऑडिटर ने सब चेक कर लिया, अब कंपनी में कोई भी गलती किसी प्रकार की नहीं है, यानी 100% गारंटी। ओ हो, ठीक है, ऐसी बात तो नहीं होती है, ठीक है, ओके। बल्कि क्या होता है यहां पर, रीजनेबल एश्योरेंस होता है, ठीक है। तो रीजनेबल एश्योरेंस में क्या होता है, 100% गारंटी नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, बल्कि हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, ना कि एब्सोल्यूट 100% नहीं, हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, ठीक है। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के और फिर हमने क्या देखा था, हमने एक चीज और देखी थी कि एश्योरेंस ऑडिटर बेचारा कब दे पाएगा, जब क्या होगा कि चीज जैसी हो, चीज का मतलब यहां पर क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसी बननी चाहिए, जैसी बननी चाहिए, क्या वैसी बनी है, कैसी बननी चाहिए, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल एफआरएफ, क्या एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनी है या नहीं बनी है। एप्लीकेबल एफआरएफ का मीनिंग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और हमारे लेवल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है हमें। एप्लीकेबल एफआरएफ बोले तो क्या, सिर्फ दो ही चीज हमें समझनी है एप्लीकेबल एफआरएफ के अंदर, क्या क्या, एक तो शेड्यूल 3, दूसरा हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ओके। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से बनाया है, और तो और साथ में क्या हमने उन्हें बना दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो पॉलिसी, जो मेथड, जो गाइडलाइन दी गई है, क्या उनको साथ में इंटरलिंक करा है या उनको अप्लाई करा है या नहीं, और बड़ी कंपनीज पर इंडिया अप्लाई करा है या नहीं, जो क्या फाइनल में जाकर के पढ़ोगे, ओके। तो हमने ये सब बातें कुछ देखी थी, ठीक है। तो चलिए, आज मेरी जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो बहुत ही मजेदार चर्चा का विषय रहने वाला है, ठीक है। आइए, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये तो हमने समझ लिया था, पढ़ भी लिया, एग्जाम्पल भी देखा था हमने इसके अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे ये अभी पढ़ना है मेरे को, ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे। इससे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या कि हमारा जो ऑडिटर है वो ऑडिट कर क्यों रहा है ना, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई वी आर डूइंग ऑडिट। और एक बात और सीखी थी कि ऑडिट कौन कर सकता है, सीआईपी या सीआईएस, यानी सीए इन प्रैक्टिस या सीए इन सर्विस, दोनों का डिफरेंस देखा था ना। तो सीए इन प्रैक्टिस ऑडिट कर सकता है, और सीए इन सर्विस इन केस अगर वो पार्टनरशिप सीए फर्म में जॉब कर रहा है तो वो कर सकता है, ठीक है, ओके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे ऑडिट का, चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं। चलो, तो मेरा आज का जो अभी का जो मुद्दा रहने वाला है वो रहने वाला है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो क्या लगता है ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है मेरे बेचारे ऑडिटर का, हमारे ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव रह सकता है, क्या आप बता सकते हैं? एक बार कमेंट में बताओ कि क्यों कर रहे हैं, कमेंट में बताओ जरा सा, एक बार देखें कमेंट में कौन कौन बता सकता है। बता पाओगे? और ये कोई मजाक की बात नहीं है दोस्त, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत ज्यादा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, और आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको तो तुम बिल्कुल ही हाईली रेट कर सकते हो, लाइक 10 on 10 ऐसा टॉपिक है ये, 10 on 10 मेरे लिए तो ये 10 स्टार टॉपिक हो गया कि भाई एकदम ही मान के चलो कि आएगा ही आएगा एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है क्योंकि, ठीक है।
तो ऑब्जेक्टिव की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर गहन चर्चा करने वाला हूं मैं। यहां से बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझूंगा मैं और इस कॉन्सेप्ट को भी समझूंगा साथ साथ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, तो मेरे ऑडिटर के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं प्राइमरीली, उसके कुछ जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक सेकेंड, हाँ इससे लिखते हैं, चलो। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, मैं अगर लिखूं यहाँ पे, पहला, ऑडिटर ऑडिट कर क्यों रहा है? क्योंकि उसे क्या करना है? ऑब्टेन करना है कुछ। क्या ऑब्टेन करना है? अभी हमने जब रिवाइज करा तो वहां पर देखा ना हमने, क्या? टू ऑब्टेन, क्या करना है? ऑब्टेन करना है। टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना है भाई को? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस। अब ये बात तो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ चुकी होगी अभी तक कि हमारा जो ऑडिटर है वो एश्योरेंस देता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, और एश्योरेंस कैसी होती है? रीजनेबल होती है। ओके, ये सारे मतलब हमने कल सीख लेते, ठीक है। पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है? मैंने अभी बताया तुम्हें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, इट इज अ हाई लेवल, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस but not an absolute assurance, ठीक है। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। हाई लेवल एश्योरेंस तो है, एक हाई डिग्री का मुझे आश्वासन तो मिल जाएगा, बट एक कंफर्म आश्वासन नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं कि मैंने चेक कर लिया है सब कुछ इस कंपनी के अंदर, और इस कंपनी में 40% चीजें ठीक हैं, 30-40% चीजें ठीक ठाक हैं, तो बताओ ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है या लो लेवल ऑफ एश्योरेंस? क्या लगता है? क्या लगता है, ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है या लो लेवल ऑफ एश्योरेंस है? बताओ जरा, क्या लगता है, कैसा महसूस हो रहा है जब मैंने बताया कि 30 डिग्री या 30% या 40% लेवल का ही मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये सिर्फ बाकी चीजें गलत लग रही हैं, 30-40% चीजें ठीक है इस कंपनी के अंदर। तो व्हाट काइंड ऑफ एश्योरेंस इट इज? इट विल बी हाई लेवल और इट विल बी लो लेवल। सर आप बताओ। देखो मेरे लिए तो ये लो लेवल का है, क्योंकि यार 100 में से सिर्फ 30-40% चीजें ठीक है, तो ये तो लो लेवल एश्योरेंस हो गया ना। हाँ, अगर मैं कहूं कंपनी के अंदर 70-80% चीजें ठीक है, 75%, 80%, 85% चीजें ठीक है, एब्सोल्यूट तो नहीं है, 100% तो ठीक नहीं है, बट एक काइंडली, एक काफी हद तक अच्छी मात्रा में चीजें कंपनी में अच्छे मैनर में हो रही हैं, तो वो एक हाई लेवल एश्योरेंस माना जाएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या बताना चाह रहा है? रीजनेबल एश्योरेंस हम लेना चाह रहे हैं, ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। क्यों? अभी इसी के अंदर है, इसी के आगे मैं लिख इस तरीके से रहा हूं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको इसको एज अ पूरा लिखना है। मैं बता दूं कहां पे मुझे पैरा देना है और कहां पे मुझे पॉइंट लेने हैं, बट अभी मैं सबको एक पॉइंट वाइज अरेंज कर रहा हूं, इसे याद भी तो करना है मेरे साथ साथ, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं है दोस्त। कल बताया था याद करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया। एग्जाम में नंबर नहीं मिलते हैं क्योंकि हमें याद नहीं होता, और याद नहीं होता तो हम सही से लिख नहीं पाते, हाथ नहीं चलते एग्जाम में, कॉन्सेप्ट दिमाग में घूम रहा होता है, लेकिन आईसीए को जो लैंग्वेज चाहिए वो हम नहीं लिख पाते हैं। तो वो जो लैंग्वेज चाहिए आईसीए को वो हम कैसे लिख पाएंगे? जब हम चीजें याद होंगी आप समझने के बाद। तो हमारा फोकस समझने पर भी बराबर रहना चाहिए, ठीक है। चलो, whether financial statement are free from material misstatement। हाँ, तो हम रीजनेबल एश्योरेंस कैसे दे पाएंगे? रीजनेबल एश्योरेंस क्या देना है हमें, कि क्या जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस का मतलब क्या है यहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये फ्री है फ्रॉम मैटेरियल मिस स्टेटमेंट से? और आगे से मतलब कब से? आगे से मतलब अब इसके बाद से मैं जब भी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट बोलूंगा
तो मैं मटेरियल मिशन स्टेटमेंट को शॉर्ट में बोलना पसंद करूंगा, और तुम भी इसे ऐसे याद रखना, चीजें याद रहेंगी। और बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे कीवर्ड, बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं, तो क्यों ना हम सबकी शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे मोस्टली वर्ड्स की, जिसे हमें याद रहेंगी। तो इसको हम प्यार से एमएमएस बोल सकते हैं। हाँ बोल दो सर, क्या दिक्कत है? प्यार से क्या, गुस्से में भी बोल दो, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम एमएमएस, ठीक है। तो क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एफएस जो है, क्या एफएस फ्री है एमएमएस से? सर ये एमएमएस क्या होता है? वैसे तुम्हें पता है एमएमएस क्या होता है, बट यहां पर एमएमएस का मतलब क्या है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। आ जाओ जी, तो हम बात कर रहे हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट की। तो मटेरियल और मिस स्टेटमेंट, यहां पे दो वर्ड है। मेरा फोकस पहले क्या समझने पर होना चाहिए? मटेरियल। तो मटेरियल का मीनिंग क्या है? खैर अभी इसके आगे जब पढ़ेंगे तो मुझे पूरा ऐसे पढ़ना है मटेरियलिटी के ऊपर, तो वहां तो गहन चर्चा होगी, तब देखेंगे। बट फिलहाल के तौर पे यहां पर इसको समझने के लिए, ऑब्जेक्टिव समझने के लिए एक बेसिक रफ आइडिया ले लेते हैं, जो कि वहां पे भी मेरे काम बराबर आएगा, ठीक है। वहां पे और इसको डिटेल में लेके जाएंगे ऐसे में, बट यहां पे भी जरूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की। यहां पे इतना बहुत है मेरे लिए कि मटेरियल का मीनिंग समझ आ जाए। वहां पे मीनिंग के साथ साथ अदर चीज भी समझाई गई हैं, ठीक है। चलो हाँ जी, तो मटेरियल का मीनिंग अगर मैं तुमसे पूछूं, देखो क्या हुआ, तुम बहुत एक इंपॉर्टेंट काम पे गए थे, ठीक है। मानो तुम ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहे हो, मतलब घर से निकलने की तैयारी कर रहे हो ऑफिस के लिए, और वहीं जैसे ही ऑफिस के लिए निकल रहे थे, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही तुम्हें याद आया कि तुम्हारे 5 रुपए कहीं खो गए हैं, या 1 रुपया कहीं खो गया है, या 2 रुपए कहीं खो गए हैं, और तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। नहीं, अगर लेट जरा सा भी लेट हुए, मतलब अगर 10 मिनट लेट हुए, तो तुम्हारा एक दिन का 50% सैलरी कट जाएगी, क्योंकि हाफ डे लग जाता है तुम्हारे ऑफिस में, ऐसा कुछ सिनेरियो है, ठीक है। तो ये बताओ, उस दौरान जब तुम ऑफिस के लिए निकल रहे हो, उस समय तुम्हारे मन में ख्याल आया कि मेरा 1 रुपये या 5 रुपये कहीं खो गए हैं, मुझे वो ढूंढने चाहिए, और वो नॉर्मल 1 रुपये है, नॉर्मल 5 रुपये है, ठीक है। तो क्या करना पसंद करोगे? क्या तुम ऑफिस जाना पसंद करोगे, या उस 5 रुपये को ढूंढना पसंद करोगे? ये बताओ। ये जवाब मैं तुमसे ही लेता हूं, क्या लगता है क्या करना पसंद करोगे? ऑफिस की तरफ आगे बढ़ना, ऑफिस की तरफ प्रस्थान करना पसंद करोगे, या फिर पहले वो 1 रुपया ढूंढ लूं मैं, पहले वो 5 रुपये ढूंढ लूं मैं, भाई वो इंपॉर्टेंट है, वो ना खो जाए मेरे कहीं, है ना। 5 स्टार आए थे 5 रुपये की। तो बताओ छोटी वाली, क्या करना है? जवाब मैं चेक करता हूं तुम्हारा, बताओ। 1 रुपया ढूंढोगे या ऑफिस जाओगे? क्या करना पसंद करोगे? तुमसे पूछ लूं अगर मैं, बताओ कमेंट में। ऑब्वियसली एक रैशनल इंसान, एक समझदार इंसान क्या करना पसंद करेगा? उस 1 रुपए के चक्कर में अपनी 50% सैलरी थोड़ी कटवा देगा। वो तो क्या करेगा? चुपचाप कहेगा ठीक है ना, 1 रुपया है, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, ठीक है, क्या दिक्कत है, बाद में आ जाएंगे 1 रुपया और आ जाएंगे बहुत सारे जीवन में। तो वो ऑफिस जाना पसंद करेगा। ये उसका हो गया, डिसीजन ले लिया उसने कि वो ऑफिस चला गया। लेकिन वहीं सोचो, अगर उस 1 रुपए की जगह 1 लाख रुपए होते, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार 1 लाख रुपए मिल नहीं रहे, कहां रख के मैं भूल गया हूं, और ऑफिस जाने के लिए अगर लेट हो रहे हो, तो क्या करना पसंद करोगे? उस एक दिन की जो सैलरी है 50% कटवाना, वो पसंद करोगे, या 1 लाख ठीक है खो गए क्या दिक्कत है और आ जाएंगे, तो क्या उस 1 लाख को ढूंढना पसंद करोगे उस समय? कमेंट में बताओ क्या करना पसंद करोगे? क्या ऑफिस जाना पसंद करोगे उस समय, या पहले वो 1 लाख रुपए ढूंढोगे घर में बैठ करके? क्या करना प्रेफर करोगे? जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए, और मुझे अभी कमेंट में और लाइव चैट के जरिए चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं लाइव चैट में लोग हैं बट बोल नहीं रहे हैं। तो इतना शर्माओ मत दोस्त, आप लाइव चैट के जरिए अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो बताओ 1 लाख रुपए ढूंढोगे या फिर ऑफिस जाओगे? ऑब्वियसली सर, हम तो पहले वो 1 लाख रुपए ढूंढेंगे ना। क्या एक दिन की अगर सैलरी 50% कट भी गई तो क्या दिक्कत है? इतना तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर 1 लाख रुपए खो गए तो नुकसान हो जाएगा। अब देखो यहां पर कैसे, एग्जाम्पल एक ही था, बस अमाउंट में डिफरेंस होने की वजह से तुम्हारा डिसीजन चेंज हो गया दोनों बार। एक बार तुमने ऑफिस जाना पसंद करा, दूसरी बार तुमने क्या करा, नहीं ऑफिस नहीं जाऊंगा, पहले 1 लाख रुपए ढूंढूंगा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है। और जो चीज या जो भी आइटम मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, वो क्या होती है मेरे लिए, वो मटेरियल होती है। क्लियर है? तो मटेरियल में समझ आया क्या होता है, कि वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें या वो सारे आइटम्स जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का दम रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मटेरियल आइटम।
तो यहां पर क्या है मेरे लिए मेटेरियल आइटम? 1 लाख रुपए मेरे लिए मटेरियल था, बट वो 1 रुपया या 5 रुपए मेरे लिए मटेरियल नहीं था। ठीक है, समझ आया ना अभी क्या बात है? तो मटेरियल का मीनिंग तो क्लियर हो गया है सर, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ओके, ठीक है। अब सर इसके बाद आप हमें ये बताइए कि मिस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही तुमने। मिस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? देखो, मिस स्टेटमेंट का मीनिंग तो बहुत वैसे सिंपल है, बट अगर मैं तुम्हें यहां पे समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, यहां समझाता हूं पहले रफ में ना, क्योंकि ये डेफिनेशन खराब नहीं होनी चाहिए मेरी। मैं यहां से समझा देता हूं रफली। ओके, तो मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है मेरा, वो है दोनों के बीच में डिफरेंस। ओ, दोनों के बीच में डिफरेंस। हां सर, किन दोनों के बीच में डिफरेंस? बताता हूं ना अभी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन जो हो गया या जो हुआ है, जो हुआ है और जो होना चाहिए। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है मेरे लिए? मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, जो होना चाहिए और जो हुआ है वही क्या है? वही मिस स्टेटमेंट होता है। ओके, अच्छा एक मिनट रुको। ओके, ठीक है, समझ आया सर। कहां पे क्या होना चाहिए था? जैसे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हुआ है और मेरे इंड एस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, इनके बीच में डिफरेंस। यानी मानो हमें एग्जांपल याद है कि क्या होता है, एक बेसिक एग्जांपल तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसके अंदर हम लोग बहुत इजीली सब कनेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, कि तुम्हें पता है कि जैसे कि जो मेरी इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं। हम वैल्यू किस पर करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, है ना। ये किसने बोला है मुझसे? ये बोला है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बोला हुआ है। हाँ, तो ये होना चाहिए, मुझे इन दोनों में से किसी जो लोअर वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करना चाहिए था। मानो मुझे कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना चाहिए था, जो लोअर है उस पर रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट मैंने यानी एज एन अकाउंटेंट कंपनी वालों ने क्या करा है? इसे रिकॉर्ड कर लिया है हायर वैल्यू पे, यानी जो दोनों में से ज्यादा थी उसने उस पर रिकॉर्ड कर लिया। तो अब बताओ, दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आएगा? है हिम्मत? आएगा? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और ये जो डिफरेंस आएगा, इसी को मैं क्या बोलूंगा प्यार से? इसी को मैं बोलूंगा भाई साहब ये क्या हो गया है? ये ही तो मेरा मिस स्टेटमेंट हो गया है। ओके, तो ये बना लेना रफली समझने के लिए मिस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मिस स्टेटमेंट का मीनिंग, समझ आया? तो यानी ऐसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी ऐसा डिफरेंस, ऐसे डिफरेंसेस जो मेरे यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनसे मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। यानी ऐसी गलतियां, ऐसी मिसस्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए जो मेरे यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे। यानी फ्री फ्रॉम मटेरियल एमएस का मतलब क्या है? कि ये नहीं होना चाहिए, ये वाली एरर या ये वाली गलतियां नहीं होनी चाहिए। आई होप क्लियरली पहुंच रहा हूं मैं, तुम तक पहुंच रहा हूं ना? बताओ, एकदम क्लियरली समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यानी ये जो गलतियां लिखी हैं, यानी ये वाली जो गलतियां लिखी हैं इधर वाली, ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है मेरे लिए। अगर ये डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देंगी तो मैं इन्हें मटेरियल मिस स्टेटमेंट बोल दूंगा। मिस स्टेटमेंट तो है ये, बट मटेरियल कब होगी? जब ये मेरा डिसीजन चेंज कर देंगे, यानी मेरा को इसका यूजर का डिसीजन चेंज कर देंगी, तब ये क्या हो जाएगी? मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्लियर? अब चलो मैं इसको थोड़ा टेक्निकल वर्ड में लेके चलता हूं। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेता हूं।
तो मैं आपको टेक्निकल वर्ड में लेके चलूँ मिस स्टेटमेंट के, ठीक है। ओके, आ जाओ, इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, बट यहाँ पे आएगा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके लिए, ठीक है। ओके, तो मिस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? यानी जो हुआ है, होता कहां पर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या करते हैं? चीजों को रिकॉर्ड करते हैं या चीजों को बताते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम रिपोर्ट कर रहे हैं ना, रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मिस स्टेटमेंट बिटवीन रिपोर्टेड, मेरी रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो मैंने रिपोर्ट करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो रिक्वायरमेंट थी मेरी, और जो रिक्वायरमेंट थी उसके बीच का जो डिफरेंस है वही। अब रिपोर्टेड फाइनेंशियल में और रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल, किस चीज के बीच में डिफरेंस है? ये नई चीज आ रही है, तो क्लियरली ध्यानपूर्वक बहुत ही अटेंटिवली सुनना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेरी डेफिनेशन भी मिस स्टेटमेंट ही कंप्लीट हो जाएगी। जब मैं आगे चल के डेफिनेशन भी दिखाऊंगा ना, तो इजीली समझ पाओगे क्या वर्ड होगा मैंने यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। चलो, तो शॉर्ट में पहले तो मैं इसको बोलूंगा, चलो भाई लॉन्ग में बोल देते हैं ना। यानी रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या मैंने अमाउंट, हो सकता है अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है ना। हाँ, मानो कि 10,000 अमाउंट लिखना था, मैं लिख दिया 10 लाख, तो अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा नहीं? आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके साथ? क्लासिफिकेशन, हो सकता है मैंने अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन ही गलत कर लिया हो। अभी बेसिक में समझा रहा हूं, तो मानो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया हो, ऑब्वियस रीजन है, हाँ हो सकता है, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन, मैंने प्रेजेंटेशन में गलती कर दी हो, यानी जिस तरीके से मुझे अपने अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है, मैंने उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में क्या? डिस्क्लोजर, मैंने डिस्क्लोजर किस हिसाब से करा है, ठीक है, सेम। तो इसका मतलब क्या? ये रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी हो सकता है मैंने अमाउंट में गलती कर दी हो सकता है मैंने क्लासिफिकेशन में गलती कर दी हो सकता है मैंने प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर में रिपोर्ट कर दिया हो कुछ और, बट होना कुछ और चाहिए था। रिक्वायर अमाउंट कुछ और रहा होगा, हो सकता है ना, रिक्वायर अमाउंट कुछ और हो सकता है, हाँ क्या पता रिक्वायर अमाउंट कुछ और हो, बिल्कुल हो सकता है, हाँ हो सकता है ना सर, क्या दिक्कत है? ओके, हो सकता है रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन कुछ और होना चाहिए हो, हाँ तब जो डिफरेंस आएगा, मानो रेवेन्यू कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया तो क्लासिफिकेशन गलत हो जाएगा, बिल्कुल। फिर मैंने प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड कुछ और था बट मैंने कर कुछ और लिया, ओके। या फिर बात करें डिस्क्लोजर की, तो सर क्या ये डेफिनेशन है? हाँ ये मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन है, अभी आगे चल के समझ आएगी। तो सर कैसे याद करेंगे? अरे याद अभी करना ही नहीं है, मैं अभी समझा रहा हूं, याद तो करवा ही नहीं रहा, ठीक है, याद करवाऊंगा जब बात करना। अभी क्या है, बट मैं इनको ना शॉर्ट में बोलना चाहता हूं। शॉर्ट में क्या बोलना चाहता हूं? ए मेरे AC PD ACPD 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 PD, ठीक है। तो शॉर्ट में A फॉर अमाउंट, C फॉर क्लासिफिकेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन एंड D फॉर डिस्क्लोजर। तो ये क्या आ गया मेरा, कहीं ना कहीं रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरीके से होनी चाहिए थी, या रिक्वायरमेंट ये हो गया, रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी इस तरीके से होनी चाहिए थी। हो सकता है अमाउंट 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, बट मैंने कर क्या लिया? मैं 10,000 कर लिया। क्लासिफिकेशन कुछ और हो, मैंने कर कुछ और लिया। प्रेजेंटेशन कुछ और, मैंने कर कुछ और लिया। डिस्क्लोजर कुछ और हो, मैंने कर कुछ और दिया। तो इनके बीच का जो गैप है क्या है? देखो रिक्वायर्ड ये था और एक्चुअल में मैंने ये कर दिया, तो इनके बीच का जो गैप है ये क्या है? यही तो मिस स्टेटमेंट है। इनके बीच में जो दूरियां हैं यही तो मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। ओके, समझ आया? ओके, क्लियर है मिस स्टेटमेंट का मीनिंग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो चलो अब तो ऑब्जेक्टिव समझ रहे थे ना। देखो ऑब्जेक्टिव समझते हमने एक और वर्ड समझ लिया मजाक मजाक में। चलो आगे चलते हैं इसी के साथ, ठीक है। तो अभी तक क्या बात हुई हमारी? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम MMS, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। वेदर, वेदर, ठीक है,
इसके आगे ही है बट मैं अलग लिखूंगा, बुलेट पॉइंट बना करके लिख देते हैं। चलो, वेदर, रीजन तो कुछ होगा ना इसका। अब ये डिफरेंस आ रहा है, होना कुछ और चाहिए और हो कुछ और, क्या कोई भी रीजन हो सकता है। वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर्स, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ठीक है, ठीक। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया मेरे लिए, फ्रॉड और एरर। क्या दोनों के बीच में डिफरेंस पता है तुम्हें? बताओ, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस पता है तुम्हें? क्या मैं मान लूं? कमेंट में बताओ जरा। फ्रॉड और एरर सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? क्या लगता है? देखो जरा कमेंट में क्या चल रहा है। हाँ बताओ, क्या दोनों का मतलब सेम होता है या दोनों का मतलब अलग अलग होता है? बताओ जरा, फ्रॉड और एरर का मतलब सेम होता है या अलग अलग होता है? देखो, फ्रॉड और एरर अलग अलग होते हैं। हो सकता है ये जो डिफरेंस आ रहा है एसीपीडी में मेरे, यानी रिक्वायर्ड और एक्चुअल एसीपीडी में जो डिफरेंस आ रहा है, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। या तो फ्रॉड भी हो सकता है या एरर भी हो सकता है ना। फ्रॉड भी हो सकता है और एरर भी हो सकता है। फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है कि इंटेंशनली गलती करी है तुमने, तुम इंटेंशनली कुछ छुपाना चाह रहे हो हमसे, तुम इंटेंशनली धोखा देना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, यहां पर तुम जानबूझ के कुछ धोखा दे रहे हो समाज को। और एरर का मतलब क्या हो गया? एरर का मतलब कि अनइंटेंशनली। हो सकता है हमारा अकाउंटेंट या हमारे एम्प्लॉइज का ध्यान नहीं था या उनसे केयरलेसनेस की वजह से गलती हो गई, ऐसी इंटेंशन नहीं थी, बट रिकॉर्डिंग में अमाउंट 1 लाख की जगह 10,000 रुपए लिख दिया उन्होंने। ऐसी कोई जानबूझ के गलती नहीं करना चाह रहे थे, बट हो गया, क्योंकि क्लैरिकल एरर हो जाती है इंसानों से, इट्स क्वाइट नेचुरल। हाँ, तो वो ये वाली बात है, नेचुरल एरर हो गई जो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रॉड में क्या होता है, आप जानबूझ के कुछ छुपाना चाह रहे हो, ये वो वाली बात है ना। तो ऐसा होता है, तो ध्यान रखना। मानो एरर कब हो सकती है, जैसे 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 एग्जांपल लें अगर एरर का, चलो अगर एरर का मतलब यहां देखें, एरर का मतलब क्या हो गया, मानो ये है हमारा अकाउंटेंट, ठीक है, ये सिर्फ 8th क्लास पास है, ठीक है, और जैसे तैसे फिर इसने बड़े होकर थोड़ा बहुत कंप्यूटर कोर्स सीखा, टैली वैली सीखी, और फिर ये अपने आप को अकाउंटेंट समझने लगा और ये तुम्हारी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब करने लगा। ठीक है, तो अब तुम्हारी कंपनी में ये जो अकाउंटेंट जॉब कर रहा है, ये 8वीं क्लास पास है, इसको तो ज्यादा अच्छे से पता ही नहीं होगा कॉन्सेप्चुअल अकाउंटिंग के बारे में, कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, इंडेस क्या कहते हैं, नहीं पता होगा बेचारे को। ठीक है, चलता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, बट काम बड़ी मेहनत से करता है। ये जो भी एंट्री कर रहा है यहां पर, इसे ज्यादा नहीं पता, इसे लगता है कि तुमने जो भी खरीदा है वो सब क्या है, वो सब परचेज का ही पार्ट है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर तुमने बिल्डिंग खरीदी, तुमने स्टॉक खरीदा, या तुमने गुड और मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, इसने क्या करा, इसने सबको ही क्या मान लिया, एज अ परचेज डेबिट कर दिया, परचेज डेबिट, और जो पार्टी से खरीदा उसे क्रेडिट कर दिया, इसे इतना पता था, तो ये सब में परचेज करता चला गया। बताओ गलती हो गई नहीं होगी? जो सिर्फ गुड्स के अलावा बाकी चीजों परचेज करी हैं, वो तो एसेट होनी चाहिए थी ना, उसको इन चीजों की नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था। तो होना क्या चाहिए था, जो मैंने एसेट परचेज करी है वो जानी चाहिए थी एसेट के क्लासिफिकेशन में, बट चली कहां पर गई, वो चली गई मेरे एक्सपेंस या परचेज के क्लासिफिकेशन में। तो इससे क्या हुआ, जो मेरा रिक्वायर्ड एसीपीडी था और जो मेरा एक्चुअल एसीपीडी है उसके बीच में गैप है। हाँ बिल्कुल गैप है। तो ये क्या हो गया, मिस स्टेटमेंट। और इस मिस स्टेटमेंट का रीजन क्या रहा, इसका रीजन रहा एरर, क्योंकि अकाउंटेंट के पास उतना ज्ञान ही नहीं था, तो वो गलती कर रहा है वहां पर। ठीक है जी, चलो वहीं अगर दूसरी बात कर लें, ठीक है, वहीं अगर फ्रॉड की अगर बात कर लूं मैं आज के दिन, फ्रॉड में क्या होगा, ये जानबूझकर क्या कर रहे हैं, ये जानबूझकर कर रहे हैं, ये जानबूझकर अपनी एसेट छुपा रहे हैं, ये जानबूझकर ही इन्होंने ये चीजें करी हैं। और तो और अगर जानबूझकर कोई एरर की जाती है, जानबूझकर इंटेंशनल को छुपाया जाता है, तो वो क्या होता है, वो बहुत ही प्लान्ड वे में होता है।
तो जब इतना प्लान्ड वे में कोई चीज छुपाई जाएगी तो क्या होगा, उसके मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। वो तो तुम्हारी कैलिबर है, तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम्हारी कैपेबिलिटी है कि तुम वो फाइंड करने वाले हो। बट जानबूझकर अगर छुपाओगे तो इस तरह से छुपाओगे ना कि वो इतना सोफिस्टिकेटेड लगे कि सामने वालों से ढूंढ ही ना पाए। घर में नहीं होता कभी कभी कोई चीज रख के भूल गए तो ढूंढते हैं तो मिल जाती है। बट सोचो अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे छोटे भाई बहन ने जानबूझकर कुछ चीज छुपाई है तो क्या तुम ढूंढ पाओगे उसे? जैसे बचपन में जनरली घरों में टीवी के रिमोट के पीछे भाई बहनों में अक्सर ऐसा दंगेबाजी हो जाती थी, तो मानो रख के भूल गए तो मिल जाता था आसानी से, या थोड़ा मेहनत करके मिल जाता था। लेकिन अगर तुमने अगर छुपा दिया तो क्या वो बेचारा ढूंढ पाता था या ढूंढ पाती थी तुम्हारी छोटा भाई बहन? नहीं ढूंढ पाते थे ना, कि तुमने उसे इस तरीके से छुपाया था कि वो मिले ही ना। तो जब फ्रॉड होता है तो फ्रॉड इस तरीके से किया जाता है कि उसमें जो होने वाली जो चीजें छुपी हुई हैं वो सामने ही ना आए। ठीक है, तो फ्रॉड थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, उसमें फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट फ्रॉड इंटेंशनल होता है मेरा। फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनल होता है। और एरर क्या होता है? अनइंटेंशनल। ठीक है, फ्रॉड में इंटेंशनल होता है और एरर होती है मेरी अनइंटेंशनल। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये मैं हटा दूं जो मैं यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इसे आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एंड चलो फिर अब हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? एंड express an opinion on financial statement। हमारा क्या मकसद है ऑडिट करने का? रीजनेबल अश्योरेंस देना है। और रीजनेबल अश्योरेंस हम कैसे देने वाले हैं? अपने ओपिनियन के जरिए, है ना, अपने ओपिनियन के जरिए ऑब्वियसली। और ओपिनियन किस पे देंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देने वाले हैं कि वो कैसी हैं, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है या गलत बनी है। इनका एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है जो कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब हमें समझ आएगी, मैं तभी वो वर्ड यूज करूंगा। अभी मैं यहाँ पर कोई रेलिवेंसी नहीं है उसको यूज करने की, इसलिए मैं यहाँ पे वो यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल FRF। ठीक है, एज पर एप्लीकेबल FRF। हाँ जी, तो अभी तक मैंने क्या देखा? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का? टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस, कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना चाहता हूं। क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है ऑडिट करने का? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मेरा ऑडिट करने का कि मुझे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, कि मुझे अपनी रिपोर्ट देनी है, मुझे अपना ओपिनियन देना है कि कंपनी में सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। बट मैं ओपिनियन दे कब पाऊंगा? जब मेरे पास कुछ डेटा होगा, जब मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी। तो उसके लिए ओपिनियन तक पहुंचने के लिए, ओपिनियन मेरा डेस्टिनेशन हो जाएगा, बट वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, मुझे पहले उस कंपनी की इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले मुझे ऑब्टेन करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले मुझे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, और यही मुझे बाद में ओपिनियन की फॉर्म में देना भी है। ओके, तो पहले मैं तो आश्वासन कर लूं अपने आप को, पहले मैं तो खुद को सेटिस्फाई कर लूं कि हाँ ठीक है, कंपनी में सब जैसा हो रहा है कैसा हो रहा है, तभी तो मैं उस हिसाब से ओपिनियन दे पाऊंगा। सब कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, अगर मुझे पता चला कि गलत हो रहा है, मैं सेटिस्फाई हूं हाँ ठीक है गलत हो रहा है कंपनी में, तो मैं रिपोर्ट में लिख दूं हाँ भाई गलत है। मैं सेटिस्फाई होगा कि कंपनी में सब कुछ ठीक हो रहा है, तो मैं रिपोर्ट में लिख दूं हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है, तो वाली बात है। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम MMS। रीजन क्या हो सकता है MMS का? वेदर ड्यू टू और फ्रॉड। ठीक है, एंड एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल। ये नया पॉइंट है मेरा भी कि मुझे क्या करना है? ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। क्या ओपिनियन देना है? कैसे पता चलेगा कि हाँ सब कुछ रीजनेबली करेक्ट है या नहीं है? वेदर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने प्रिपेयर करे हैं वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ हैं या नहीं। और एप्लीकेबल एफआरएफ का मीनिंग मैंने कल बताया था, तो आई होप आपको आज तो याद होगा ही होगा। तो एक बार बताओ एफआरएफ के अंदर कितनी चीजें आती हैं। मैं एक बार वेट करता हूं और तुम्हारे आंसर का वेट कर ही लेता हूं आज तो बताओ एफआरएफ के अंदर कितनी चीजें आती हैं, क्या लगता है एफआरएफ के अंदर कितनी चीजें आती हैं? क्या क्या आता है एफआरएफ के अंदर वो तो तुम बाद में बताना, पहले बता दो एफआरएफ के अंदर हमारे लिए कितनी चीजें हैं। 1 2 3 या 4? कितनी चीजें हैं? 1 2 3 या 4? कितनी चीजें बताओ बताओ। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा, और कब तक वेट करूं ये भी बता देना साथ साथ, है ना, कि तुम बताते तो हो नहीं आंसर। चलो जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, एफआरएफ का मतलब क्या है मेरे लिए? यहां पर पहले तो एफआरएफ में मेरी सिर्फ 2 ही चीज आती हैं, और वो 2 चीज क्या है मेरे लिए एप्लीकेबल एफआरएफ में? एक तो शेड्यूल 3 और दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एस। ठीक है, तो मेरे पास शेड्यूल 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एस, ये 2 चीजें क्या है मेरे एप्लीकेबल एफआरएफ का पार्ट हैं। ओके ठीक है, और मेरा ये हो गया मेरा एक ऑब्जेक्टिव। ये क्या, ये पूरा एक ही ऑब्जेक्टिव है मेरे ऑडिटर के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव को मैंने तुम्हें यहां पे बता दिया, लिखवा दिया, समझा दिया। अब बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है चलो, ऑब्जेक्टिव नंबर 2। चलो क्या करना है मेरे को? टू रिपोर्ट, ये छोटा सा है, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड communicate as required by standard on auditing। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? मुझे रीजनेबल एश्योरेंस देना है क्या मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो क्या हैं, एमएमएस से फ्री हैं या नहीं, और वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ठीक है, मुझे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है क्या वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ प्रिपेयर्ड हैं या नहीं। देखो ध्यान से देखना क्या वर्ड लिखा है, प्रिपेयर हैं या नहीं। एक एक वर्ड का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, इसलिए एक एक वर्ड को हम इतना डिटेल में जाकर के समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा ऑडिट करने का? कि मुझे रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली कल हमने देखा था आईटीसी की ऑडिटर रिपोर्ट, जिसके अंदर जो उनका ऑडिटर था उन्होंने क्या करा था, रिपोर्ट बनाई थी नहीं बनाई थी? हाँ, तभी तो उसे क्या नाम दिया गया था, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, इसके बारे में तुमने कल ही गहन चर्चा कर ली है। और क्या करना है? रिपोर्ट करना है। देखो 2 बातें हैं, रिपोर्ट करना है और कम्युनिकेट करना है। रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट का मतलब अलग होता है और कम्युनिकेट का मतलब अलग होता है। रिपोर्ट का मतलब कि मैंने रिपोर्ट बना ली, ठीक है, मैंने मैनेजमेंट को पकड़ा दी। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है कि मुझे वो रिपोर्ट जो मैंने बनाई है उसको मुझे भेजना भी है, उसको मुझे शो भी करना है, उसको मुझे बताना भी है। बट मैं किसको बताऊंगा ये रिपोर्ट? क्या मैं शेयर होल्डर को रिपोर्ट देने जा रहा हूं? ये मैं किसे कम्युनिकेट करूंगा ये रिपोर्ट? यानी ये रिपोर्ट यानी ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट है वो किसको देगा? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर को दे देगा या मेंबर्स को देगा? सॉरी, जो शेयर होल्डर को देगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा, किसको देगा? ये जनता को देगा या सरकार को देगा? बताओ, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? मेंबर्स को देगा या सरकार को देगा? ये जनता में पब्लिश कर देगा या न्यूज में छपवा देगा या अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देगा, हैं, या अपने इंस्टाग्राम की रील पे डाल देगा? कहां कम्युनिकेट करेगा ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट? बताओ जरा, क्या लगता है कहां कहां पे कम्युनिकेट करेगा? ठीक है, कहां कम्युनिकेट करना चाहेगा? बताओ एक बार, मैं वेट देखूं जरा तुम्हारा आंसर आता है या नहीं आता।
हाँ जी, तो ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट जो कम्युनिकेट करता है वो मेंबर्स को करता है जनरली। बाकी बातें और डिटेल में जब पढ़ेंगे आगे चलते चलते कंपनीज के बारे में, कंपनीज एक्ट जब पढ़ेंगे इसके अंदर, तो वहां मेरे को समझ आएगा। ठीक है, तो जनरली क्या करता है, मेंबर्स को करता है अपनी रिपोर्ट कम्युनिकेट या अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है, और कैसे, जैसा उससे बोला गया है। ठीक है, इसलिए मैंने जनरली लिखा है क्योंकि जैसा स्टैंडर्ड ने बोल दिया, जहां स्टैंडर्ड ने बोल दिया उस हिसाब से या उस तरीके से अपनी रिपोर्ट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसे। अच्छा, ओके, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कम्युनिकेट करेगा। हाँ, तो ये था मेरा ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाएगा, और एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं यहां से बड़े इजीली। ठीक है, तो आओ एक बार इसको बुक से रीड आउट कर लेते हैं। जो हमने समझाया क्या, वैसी कुछ बातें लिखी हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं। ठीक है, हाँ, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो ऑब्जेक्टिव है हमें, ये ऑब्जेक्टिव हमें किस स्टैंडर्ड ने बताया है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, इतना घोट घोट कर इसको इतना डीपली आज इतना इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, कोर्स आगे बढ़ेगा, इस स्टैंडर्ड का यूज या इन शब्दों का यूज या इस ऑब्जेक्टिव का यूज बहुत होएगा, बहुत ज्यादा होने वाला है। इसीलिए क्या है, हमें इसको बहुत डीपली जाकर के समझना है। मतलब हर चैप्टर में मोर और लेस ये यूज होने ही वाला है। ठीक है, इसीलिए इसको इतना अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और ऑडिट मुझे किस एसे ने दिया है, एसे नंबर 200, एसे 200, एसे 200। ठीक है, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम क्या है, इसका नाम यूं तो बहुत बड़ा है, इसका नाम यूं तो बहुत बड़ा है, बट इस ऐसे को प्यार से मार्केट में और याद करने के लिए हर टीचर ने नाम बनाया हुआ है और सबका सेम ही नाम है। इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ अलग नहीं बताऊंगा क्योंकि सबका सेम है और बहुत ही बढ़िया प्यारा प्यारा नाम है और अच्छा भी लगता है सुनने में। ठीक है, और सबसे बड़ा यही है, यही ऐसे का नाम है, और चाहे तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो सब इस ऐसे का नाम यही बताएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किस कोई और अलग नाम बता रहा है। ठीक है, जो लोग शॉर्ट नाम बताएंगे इसका वो सबका सेम ही है। ठीक है, मजे की बात यही है, ऑडिट में सबके कीवर्ड सेम ही है। ठीक है, आ जाओ, तो आ जाओ, इसको प्यार से बोलते हैं, देखो जैसे 200 है ना तो 00 लिखना पहले, उइया एंड कासा। सर ये शॉर्ट नेम है, हाँ ये शॉर्ट नेम है, तो बड़ा नाम कितना बड़ा होगा सोचो। ठीक है, तो ऐसे 200 का नाम क्या है, उइया कासा। ओहो, क्या है, उइया एंड कासा। ठीक है, ये दो भाई हैं, ठीक है, जो कि जुड़वा हैं, बस नाम अलग अलग है। एक का नाम क्या है, उइया है, एक का नाम है कासा। तो उइया एंड कासा, देखो जुड़वा है ना, बिल्कुल देखो सेम सेम लग रहे हैं, दो भाई दोनों सेम सेम। ठीक है, दो भाई दोनों सेम सेम, उइया एंड कासा। अब याद करना भाई ऐसे का नाम और नंबर, तो कुछ भी अतरंगी चीजों से याद करना पड़ेगा। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर जो बताया गया है, ऑब्जेक्टिव ऑडिट जो बताया गया है मुझे, वो दो भाइयों ने बताया है। और दो भाई कैसे, दो भाई दोनों सेम सेम, दो भाई दोनों सेम सेम, यानी ऐसे 200, और दोनों का नाम क्या है, एक उइया एंड कासा, उइया कासा। आइए सर इसके बारे में पढ़ लेते हैं, चलो अब देखते हैं बुक से। ठीक है, तो इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद द एसे 200। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर किसके हिसाब से है, एसे 200 के हिसाब से। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद एसे 200। नाम क्या है इसका, उइया एंड कासा। उइया का पूरा नाम क्या है, उइया का पूरा नाम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्या नाम है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो उइया का नाम क्या हो गया, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ठीक है, और कासा का एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो क्या हो गया पूरा नाम, उइया एंड कासा। उइया बोल तो ओवरऑल, मेरे साथ बोलोगे तभी याद होगा, एक बार बोलो मन मन में मेरे साथ। देखो या तो मुंह से आवाज बाहर निकाल के बोलोगे तो और भी अच्छा रहेगा, खुद की आवाज कान में पहुंचेगी तो याद रहेगी। मन में बोलोगे तो मन में 2 बार एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा, जैसे मर्जी बोल लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बोलो एक बार ऐसे 200, क्योंकि देखो
समझना काफी नहीं है, क्या होता है याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऑडिट के अंदर। कल ही बताया था कि ऑडिट में आईसीओ को एग्जाम वो स्टडी मैट की लैंग्वेज चाहिए, तो इसलिए मैंने भी अपने नोट्स में लैंग्वेज में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी है, मोर और लेस सेम ही रखी है, पूरी सेम है, बट जो कुछ रिपीटेटिव है काफी चीजें उनको हटा दिया है, बाकी सेम ही रखी है, तुम्हारे नंबर कहीं भी कटने की गुंजाइश ना हो। और टीचरों की तरह नहीं कि सिलेबस को सब्जेक्ट को इजी दिखाने के लिए मैं लैंग्वेज चेंज कर दूं और इजी लैंग्वेज लिख दूं और एग्जाम में क्या हो तुम्हें नंबर ही ना मिले। क्लास में तुम्हें लगेगा अरे वहाँ क्या सिंपल लैंग्वेज है, सब कुछ याद हो गया, लेकिन जब एग्जाम में लिख के आओगे वो लैंग्वेज तो नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसे ही डिमांड करता है कि उसे यही लैंग्वेज चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ भी लैंग्वेज में छेड़छाड़ नहीं करी है आपके लिए। बट हाँ, जो कंटेंट एक्स्ट्रा था, जो बेकार कंटेंट है वो हटा दिया है, और वो हटाया जो बहुत ही रिपीटेटिव है, बार बार सेम चीज आ रही है, वो हटा दिया है, तो तुम्हारा कुछ भी मिस नहीं होने वाला। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे मस्त एकदम और ऐसे के तरीके से करेंगे। आ जाओ एक बार, नाम बोलेंगे और नंबर बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव अवॉइड किसने बताया? दो भाई दोनों ही क्या है, एक, हाँ दोनों की जुड़वाए है एकदम। एसेट 200, नाम क्या है दोनों भाइयों का? उया एंड कासा। पूरा नाम क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। कासा का क्या होगा? कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, ठीक है, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, बस ठीक है। कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, देखो सी फॉर कंडक्ट, ए फॉर ऑडिट, अकॉर्डेंस की कोई इज्जत नहीं करी यहाँ पे, कंडक्ट ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। आप स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को ऐसे ही बोल सकते हैं शॉर्ट में, तो लो अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। टू ऑप्ट क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, हमने पढ़ा रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल क्या है, फ्री फ्रॉम एमएमएस। तो मैंने क्या बोला था, मेटेरियल मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? एमएमएस बोलेंगे, फ्री फ्रॉम एमएमएस, वेदर ड्यू टू और फ्रॉड, मतलब फ्रॉड और एरर की वजह से, इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अपना ओपिनियन क्या है, ओपिनियन देगा ऑडिटर हमारा, ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, हमारे फाइनेंशियल में प्रिपेयर्ड हुए हैं इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है, ओके। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट। ये मेरे दो ऑब्जेक्टिव हो गए। पहला क्या, मुझे ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस, और दूसरा क्या करना है, रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और कम्युनिकेट करना है, जैसे कि एसेज ने बोला हुआ है, ठीक है, ओके। चलो अब कुछ बातें इसके अंदर याद रहे, इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे याद रखनी चाहिए। पहली बात क्या, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, कंप्लीट एश्योरेंस, मतलब बताया गया एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एश्योरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज अ कंप्लीट एश्योरेंस, और या फिर गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी एब्सोल्यूट एश्योरेंस में क्या बता देगा भाई, सब कुछ ठीक है, मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वासित करता हूं कि यहां पर इस कंपनी में सब कुछ ठीक है, ऐसी बात कह दी इसने, या पूरी गारंटी है मेरी इस कंपनी में एकदम परफेक्ट चल रहा है सब कुछ, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस मुझे उसके बारे में बताती है। बट हाउएवर, हालांकि रीजनेबल एश्योरेंस की जब बात होती है, जब बात आएगी रीजनेबल एश्योरेंस की, वो क्या है, वो कोई कंप्लीट गारंटी नहीं है, बल्कि इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है, नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। क्लियर है, समझ लिया है हमने, ओके। अब एक बात मैं समझाना चाहता हूं, यहां से पढ़ेंगे बाद में, पहले समझ के आते हैं नोट्स में ना अपने, आ जाओ, चलो। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं और बार बार एक वर्ड लिख करके आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बार बार ये वर्ड लिख करके आ रहा है हमारे सामने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ आ रहा है, तो क्या करें सर? बेटा कुछ नहीं करना, इसको समझना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग हमने समझ लिया क्या होता है, कल समझा था इसको हमने बहुत डिटेल में। यानी इसके अंदर 5 चीजें आती हैं, क्या आती है एक बार मुझे रिपीट करके बता दो फटाफट से, मैं समझ जाऊंगी तुम्हें याद है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछ सकता है आईसीआई आपसे 2 नंबर में इजीली पूछ सकता है, ठीक है। अगर ऐसे का मन करे आपको ज्यादा नंबर देने का तो बहुत आसानी से पूछ सकता है, या एमसीक्यू में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एमसीक्यू में तो आ ही सकता है, एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो बताओ फटाफट से क्या क्या आता है इसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 5 चीजें आती हैं, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड लास्ट में क्या देखा था हमने,
सोकी, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी इक्विटी में चेंज होने वाली स्टेटमेंट वो क्या होती है, मेरी सोकी होती है। ओके, ये बात है। हाँ तो ठीक है। तो सर ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना दो प्रकार की होती हैं, हमें इतना तो पता चल गया है, हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम ये तो समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो प्रकार की होती है। अच्छा है, हाँ क्या क्या? एक तो होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होती है प्रोजेक्टेड। एक होती है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम यहां पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जब भी बोला जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर प्रोजेक्टेड वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। हमारा जो ऑडिटर है वो किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना पसंद करेगा, और उसके पसंद से भी क्या होता है कि हमें बोला कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के लिए गया है, क्या हमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने के लिए कहा गया है या हमें प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने को कहा गया है। सर एक बात बता दो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफरेंस इनमें तो बता दो एक बार, क्या होता है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें नहीं पता? पक्का भरोसा कर लूं तुम पर कि तुम्हें नहीं पता? क्या पता है तो एक बार मुझे कमेंट में बता सकते हो क्या? हाँ एक सेकंड, ये ऐसा क्यों हो जा रहा है यहाँ पे? तुम्हें सही दिख रहा है ना? पक्का ठीक है, सही दिख रहा है। हाँ ओके, अब ठीक है। हाँ बताओ क्या है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कौन सी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मुझे ऑडिट करना है, कौन सी वाली एफएस को मुझे ऑडिट करना है, हिस्टोरिकल या प्रोजेक्टेड? बताओ जी बताओ एक बार। हाँ जी बताओ, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना है या प्रोजेक्टेड वाली को ऑडिट करना है? सर इन दोनों का डिफरेंस तो बता दो एक बार। चल ठीक है, एक बार बता देता हूँ, ठीक है आ जाओ। चलो तो यहाँ बता देता हूँ, आ जाओ। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने प्रीवियस ईयर में बनाई है, यानी अभी मान लो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने पूरा P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स अकाउंट, CFS यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो की वो की सब बना लिया है, ठीक है। और एक है आपकी प्रोजेक्टेड की, हाँ आपका जो ट्रेंड है उसको देख करके आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली है, जिसके अंदर आपने एस्टिमेटेड सेल्स, एस्टिमेटेड एक्सपेंस, एस्टिमेटेड खर्चे शो कर दिए हैं, और एस्टिमेशन के आधार पे आपको लगता है कि इतना मेरा प्रॉफिट हो जाएगा या इतना मेरे को लॉस हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई है ये आपने एस्टिमेटेड बनाई है, अभी पास्ट ट्रेंड को देखते हुए और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए कि कहां कहां पर आपको लॉस हो सकता है, कौन कौन से आपके डेटर हैं जो आप बैड डेट हो सकते हैं, कहां कहां पर आपका नुकसान हो सकता है, वो सारी बातें ध्यान रखते हुए आपने एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली। इसी एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं प्यार से क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलता हूं? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, तो अब समझ आया, जो कंप्लीट है पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे तो मैं हिस्टोरिकल बोलता हूं, और जो आने वाला साल है या जो साल चल रहा है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी रनिंग में ही मैंने एस्टिमेशन के आधार पे बना ली है, उसे मैं बोलता हूं प्रोजेक्टेड। तो अब मेरा जो ऑडिटर जाएगा, ये हमने कल देखा था, हमारा एक ऑडिटर था प्यारा सा, ये जो ऑडिटर था ये कहां जाना पसंद करेगा? ये हिस्टोरिकल ऑडिटर की तरफ जाना पसंद करेगा या फाइनेंशियल प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने जाएगा? किसे ऑडिट करने जाएगा ये बेचारा, बताओ। अब देखो, जहां पर डेटा या यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे तरीके से अभी बनी ही नहीं है, उसका ऑडिट कैसे कर सकते हैं? वहां पे एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है? एग्जामिन करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? मेरे पास जो डेटा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रॉपर बनी होनी चाहिए,
तभी तो मैं उसे मैच कर पाऊंगा रिक्वायर्ड और एक्चुअल के हिसाब से, तभी तो मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा, तभी तो मिस स्टेटमेंट निकाल पाऊंगा। जहां पर प्रोजेक्टेड है तो वो तो कह देगा कि हाँ अभी तो मैंने बनाया ही नहीं है, तो मेरा एस्टिमेशन है, इसको तो वो चेंज भी कर सकता है, और जब चेंज हो जाएगा तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा रिक्वायर्ड और एक्चुअल में, और जब रिक्वायर्ड और एक्चुअल में कंपेयर करूं तभी मेरी मिस स्टेटमेंट निकल के आएगी, और उससे मुझे पता लगेगा क्या वो मिस स्टेटमेंट मैटीरियल है या इमैटीरियल है। तो इसका मतलब मोटा मोटी तौर पे अगर हम समझें इस बात को, तो हमारा जो ऑडिटर है वो प्रोजेक्टेड वाली स्टेटमेंट के पास नहीं बल्कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाएगा, ना कि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाएगा। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है, बट गलती होने की संभावना तो किसी भी क्वेश्चन में हो जाती है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें यहीं पर क्लियर करके बता दिया। अब आ जाओ नोट से पढ़ लेते हैं क्या बात है। देखो अब देखो ये बात यहां लिखी है, चलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिस, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होती है एंटिटी की, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के आधार पर तो प्रिपेयर होती हैं। हाँ, तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स in relation to a particular entity derived primarily from that entity's accounting system about economic event, यानी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो उस एंटिटी के इकोनॉमिक इवेंट के बारे में चीजें मुझे बता रही है। इकोनॉमिक इवेंट यानी इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या होता है, जो भी पैसों के साथ लेन देन वाली चीजें हैं बिजनेस में जो हो रही है, वो सारी चीजें जहां पर रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक इवेंट होता है। अकरिंग इन पास्ट टाइम पीरियड, कहां पर, पास्ट टाइम पीरियड, और अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन, और एट पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, यानी किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, पास्ट के बारे में बात हो रही है। और जब भी पास्ट के बारे में बात होती है तो क्या मैं उसे हिस्टोरिकल बोल सकता हूँ, हिस्ट्री बोल सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हमारा फोकस कौन सी स्टेटमेंट पर होना चाहिए, पास्ट वाली, पास्ट वाली मतलब हिस्टोरिकल, ना कि फ्यूचर या प्रेजेंट वाली पे, यानी प्रोजेक्टेड वाली पे। एग्जाम्पल के लिए पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से, देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल में और बताना। व्हेन परचेजेज एंड सेल्स आर रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल, when purchases and sales are reflected in financial statement of an entity, these example of historical financial information, यानी परचेज और सेल्स जो रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी परचेज और सेल्स की जो एंट्री तुम रिकॉर्ड कर चुके हो, यानी वो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि जो परचेज और सेल तुम करने वाले हो तुम्हारे एस्टिमेशन के आधार पे उसके बारे में। दीज आर अबाउट ट्रांजेक्शन विच हैव अकर्ड इन पास्ट, ये वो ट्रांजेक्शन है जो पास्ट में कभी हो चुकी हैं। ओके, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, चलिए ठीक है। एक मिनट, चलो अब ठीक है, हाँ जी आ जाओ, अब आगे चलते हैं। एप्लीकेबल एफआरएफ का मीनिंग, एप्लीकेबल एफआरएफ मीन्स अ फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, यानी वो फ्रेमवर्क, वो स्ट्रक्चर जो मैं अडॉप्ट कर रहा हूं। क्यों अडॉप्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, प्रिपेयर करना है, मुझे प्रिपेयर करना है एंड प्रेजेंटेशन करना है। यानी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन दो अलग अलग वर्ड हैं और दोनों को ही मुझे एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ करना है, ठीक है। प्रिपरेशन करना है एंड प्रेजेंटेशन करना है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, दैट इज एक्सेप्टेबल, जो कि क्या हो, एक्सेप्टेबल हो इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। तो यानी यहां पे क्या बात हो गई, यहां पर कहने का क्या मतलब हो गया, यानी रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, मतलब यहां पर वही है जो अभी बताया था मैंने आपको, या तो शेड्यूल 3 के हिसाब से, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 क्या होगा मेरा, किसके हिसाब से, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एस, ठीक है। क्लियर, ओके, समझ आया, परफेक्ट। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और लाइव चैट के जरिए भी अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो इजीली आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूं, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक बार मैं देख लूं, एक मिनट, कि कोई डाउट अगर पूछना हो तो पूछ लो, ठीक है। नो डाउट्स, ओके परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, फिर क्या दिक्कत है, चलो आ जाओ।
हाँ जी। अब एक क्वेश्चन मेरे मन में आ जाना चाहिए कि सर ठीक है, आपने कह दिया ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिटर करता क्या है, ठीक है। आपने कह दिया कि ऑडिट करता क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो समझ आ गया हमें। लेकिन साथ साथ आप ये भी बताइए कि ऑडिट का स्कोप कितना है, या ऑडिटर का स्कोप कितना है, ऑडिटर क्या क्या कर सकता है, किस किस चीज का ऑडिट कर सकता है। क्योंकि अगर मैं एज अ ऑडिटर किसी कंपनी में जाऊं तो मुझे जब तक मेरा दायरा नहीं पता होगा, मेरी बाउंड्रीज मुझे क्लियर नहीं होगी, तो मैं ऑडिट करूंगा कैसे, है ना। क्या मैं हर चीज को जाकर के चेक करने लग जाऊं, मैं हर चीज में अपनी नाक घुसेड़ने लग जाऊं और कहने लग जाऊं नहीं भाई ये चीज ऐसे करो, वो चीज ऐसे करो, मतलब जो मेरा दायरा नहीं है मैं वहां भी चलूं, मैं कंपनी वालों को जबरदस्ती की फ्री एडवाइस दे रहा हूं, अरे ऐसे करो ना, ऐसे बिजनेस अच्छा बनेगा, जाकर के ऐसे करो, इसको यहां पे मार्केटिंग करो, जाकर के यहां पे एडवर्टाइजमेंट करो, तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा। तो क्या मैं ये करने लग जाऊं जाकर के, क्या ये भी करने लग जाऊं इनफैक्ट, बताओ जरा, इट इज पॉसिबल। तो जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, तब तक कैसे काम चलेगा। तो अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी पहले, हाँ बिल्कुल। तो अपनी बाउंड्री सेट करनी है, इसीलिए यहां पर बोला गया है कि आपको अपने स्कोप का अंदाजा हो। तो पहले स्कोप का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। स्कोप का मीनिंग मतलब क्या होता है, आ जाओ, स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप का मतलब होता है रेंज, यानी क्या रेंज है मेरी, और इसको शॉर्ट में बोलूं तो और अच्छे शब्दों में मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, और हिंदी में बोलूं तो मेरी सीमा क्या है या दायरा, ठीक है, मेरी सीमा क्या है। तो अपनी जब तक अपनी सीमा, अपनी दायरा, अपने बाउंड्रीज सेट नहीं कर लेंगे तब तक कैसे काम चलेगा, है ना। तो आ जाओ, तो यहां पर बताया गया है कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है मेरे दायरे के अंदर, मैं क्या क्या कर सकता हूं क्लाइंट प्लेस पर जाकर के, किस किस चीज का ऑडिट कर सकता हूं मैं, वो मेरे को इस टॉपिक में बताया गया है। तो इस टॉपिक के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लिखा गया है ऑल एस्पेक्ट, ओ माय गॉड, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन एंटिटी। तो ये तो इसने कह दिया कि आपका दायरा असीमित है। आप कंपनी में गए हैं और आप कंपनी में जाकर के हर जगह तोड़फोड़ मचा दो, हर जगह तोड़फोड़ करके देखने लग जाओ, हर जगह अपना टांग घुसेड़ लो और हर जगह कह दो कि हाँ भाई इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, मैं बताऊंगा बिजनेस कैसे करना है, मैं आपको फ्री एडवाइस देता हूं, चलो ऐसे काम करो, वहां जाके मार्केटिंग करके आओ, इस कस्टमर को सेल मत करो या इस कस्टमर को सेल करो। क्या मैं सब कुछ बताने लग जाऊं यहां से? ये हेडिंग पढ़ के तो यही लग रहा है, ये हेडिंग पढ़ के ये लग सकता है उन बच्चों को जो सही से नहीं पढ़ेंगे अंदर का कंटेंट। इसलिए मैंने क्या बोला था कि एक एक वर्ड की वैल्यू है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें सब पे फोकस बराबर करना है। आ जाओ, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट तो बोल दिया, बट यहां पर क्या बात है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, एक सेकेंड, शुड बी, अरे तो छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, चलो, should be organized adequately to cover all aspect of the entity relevant to the financial statement being audited। अब खेल गया, ये खिलवाड़ हो गया यहां। तो सारे एस्पेक्ट के साथ मुझे डील करना है, सारे एस्पेक्ट के साथ मुझे, सारे एस्पेक्ट के साथ मुझे डील करना है, ठीक है। सारे एस्पेक्ट कवर होंगे, बट कौन से वाले, जो रेलिवेंट होंगे। क्या होंगे? जो रेलिवेंट होंगे किससे? मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं ऑडिट कर रहा हूं, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं ऑडिट कर रहा हूं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे पहलुओं को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी चीजें कवरेज में आएंगी। तो क्या बात है, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड ऑल नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं वो सारे मेरे लिए रेलिवेंट रहने वाले हैं, और मुझे उन सब में क्या करना है? चेकिंग करनी है, उन सब में मेरा दायरा है। बट इसके बाहर, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर, कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी को अब शेयर इशू करने चाहिए, कंपनी को यहां मार्केटिंग करवानी चाहिए,
कंपनी को इस कस्टमर को सेल करनी चाहिए, ये मेरा दायरा नहीं है, ये मेरी बाउंड्रीज नहीं है। मेरी बाउंड्रीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड उस हर चीज से है जो उसमें रेलिवेंट है। क्लियर है इतनी बात? बताओ एक बार, आई होप क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, आई होप क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सेकंड, और क्या बात बताई गई, और क्या स्कोप में इंक्लूड है मेरे? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में रिलायबिलिटी होनी चाहिए और सफिशिएंसी होनी चाहिए। सर क्या ये दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी दोनों ही वर्ड क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ओके, तो कैसे अलग अलग होते हैं, ये कैसे पता चलेगा बताओ? रिलायबल और सफिशिएंसी दोनों का मतलब क्या होता है? रिलायबल का मीनिंग क्या होता है? चलो पहले एक एक करके खेलते हैं। पहले रिलायबल का मीनिंग क्या होता है वो बताओ मेरे को, क्या मतलब होगा रिलायबल का? क्या मतलब होगा रिलायबल का? तो रिलायबिलिटी का मीनिंग होता है वैसे तो भरोसा, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे क्या होना चाहिए? रिलायबल। अरे तुम सिंपल हिंदी में कितना बोलते हो, अरे इंग्लिश में कितना बोलते हो अपने दोस्तों के बीच में? रिलायबिलिटी। क्या तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? है ना? क्या हम, और सफिशिएंसी का मीनिंग एडिक्वेट। सफिशिएंसी का मीनिंग क्या होगा? सफिशिएंसी का मीनिंग होता है एडिक्वेट। ब्लैक से नहीं लिखते, ब्लैक से फिर दिखेगा नहीं ना, मिक्स हो जाएगा सब। सफिशिएंसी का मीनिंग क्या होगा? इधर लिख देता हूं, ठीक है। एडिक्वेट या पर्याप्त। पर्याप्त यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जब मैं ऑडिट करने गया हूं तो क्या वो पर्याप्त है या नहीं है? पूरी तरीके से जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चीजें आती हैं क्या वो है या नहीं है? और क्या वो उस तरीके से बनाई गई हैं या नहीं जिन पर मुझे भरोसा हो रहा है या नहीं हो रहा? और क्या मैं उस पर लोगों को भरोसा दिला पाऊंगा या नहीं दिला पाऊंगा? और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोले को इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला गया यहाँ पे। फिर से एक बार इसको मैं रिपीट करवाना चाहता हूं। क्या बोला गया? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोला गया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला गया है। तो यानी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मेरे पास, यानी जो वाउचर्स, जो बिल्स, जो कैश मेमो, जो जर्नल एंट्रीज, जो लेजर, जो सब्सिडरी बुक्स जो सामने मेरे आई हैं, क्या वो रिलायबल हैं या नहीं, ये चेक करना मेरी जिम्मेदारी है। और क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, समझिए पर्याप्त है या एडिक्वेट है या नहीं। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, तो देयर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड। तो ऑडिटर हमारा कैसा होना चाहिए? ऑडिटर रीजनेबली सेटिस्फाइड होना चाहिए दैट इंफॉर्मेशन कंटेंट, यानी इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन रखी गई है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो बनाई गई है डिटेल्स, एंड अदर सोर्स बोल तो लाइक बिल्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट एटसेट्रा, इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। जो बेसिस है किस चीज के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कैसे है? कैसे बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताओ जरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले मेरे को क्या करना होता है? उससे पहले मेरे को अकाउंटिंग करनी होती है, और उससे पहले मुझे बुक कीपिंग करनी होती है। और ये सब बुक कीपिंग या अकाउंटिंग में कैसे करने वाला हूं? बुक कीपिंग में करने वाला हूं रिकॉर्डिंग के जरिए। और रिकॉर्डिंग करूंगा, जर्नल एंट्री, लेजर वगैरह बनाऊंगा, तो वो कहां से बनाऊंगा मैं? वो बनाऊंगा मैं वाउचर्स से, वो बनाऊंगा मैं बिल्स से, इनवॉइसेस से। तो क्या वो सही और सफिशिएंट है या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, ये मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी मेरा स्कोप का पार्ट
होगा, क्योंकि ये भी तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंस के रिलेटेड है या नहीं? हाँ है। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। फिर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का या नहीं? जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो बिल्स, इनवॉइसेस, वाउचर डिटेल्स मेरे पास है, डेटा है, क्या उसको मैंने डिस्क्लोज करा है सही मैनर में या नहीं? ये भी तो मेरे स्कोप का पार्ट होगा। होगा या नहीं होगा? तुम बताओ। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, है ना? तो देखो, ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो बिल्स से मैंने जर्नल एंट्री करी है और फिर जर्नल एंट्री लेजर में क्लासिफाई हुई होगी जाकर के, फिर उसे समराइज करा होगा पीएल बैलेंस शीट में और ट्रायल बैलेंस में, तो क्या वो सही तरीके से पहुंचा है, सब कुछ सही जगह पे है नहीं, कहीं बीच में घपलेबाजी तो नहीं हो गई है? वो सब देखना जिम्मेदारी किसकी? ऑडिटर की है। ठीक है, तो ये भी किसका ऑब्जेक्टिव है? ऑडिटर का ही ऑब्जेक्टिव है। ओके, प्लस और क्या इंश्योर करना? इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ensuring that financial statement properly summarize transaction and events recorded therein। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ प्रॉपर्ली समराइज हो गया, मतलब वही वाली बात, बैलेंस शीट पीएल सही से समराइज हुआ या नहीं? एंड बाय कंसीडरिंग द जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, ये वाली बात समझ लो। एक सेकेंड, यानी जो जजमेंट मैनेजमेंट ने लिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए, क्या वो सही से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ बेसिस में मैच हो रहे हैं या नहीं, या उन जजमेंट का कोई तुक बनता है या नहीं? ये सब इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर की है। सर, मैनेजमेंट क्या जजमेंट लेती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय? हाँ, क्यों नहीं? जब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली गई है? मैनेजमेंट के ऊपर। ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने नहीं होते हैं, उसको तो जाकर के वेरीफाई करने होते हैं, चेक करने होते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना, प्रिपरेशन, एक सेकेंड, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? वो मैनेजमेंट की है। और उसको चेक करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो ऑडिटर की। भी आगे आगे पढ़ना भी है मेरे को, ठीक है? तो क्या जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या मैनेजमेंट कुछ एस्टिमेशन लेता है या नहीं लेता? जैसे सिंपल सा एस्टिमेशन ले लेते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो एस्टिमेशन पर ही तो होता है। हम पास्ट ट्रेंड को एनालाइज करते हैं और फ्यूचर को थोड़ा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि हमारे जितने भी डेटर हैं उसमें से 5% डेटर ऐसे हैं जो क्या करने वाले हैं? हमें धोखा देने वाले हैं और हमारा पैसा लेके भाग जाएंगे, डूब जाएंगे। तो वो हमने प्रोविजन क्रिएट कर लिया। अभी हमें डाउट है, इसलिए अभी 100% बैड डेट नहीं हुआ। जब डाउट होता तो क्या बनाते हो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो या नहीं बनाते? बनाया। तो 5%, तो 5% जो एस्टिमेशन मैनेजमेंट ने लिया है, क्या वो रिलायबल है? क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है? वो सब इंश्योर करना है, वो सब चेक करना है, वो सब क्रॉस वेरीफाई करना है ऑडिटर को। तभी जाकर के क्या होगा? वो सही से अपनी रिपोर्ट बना पाएगा और सही से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं उन पे ओपिनियन दे पाएगा। सोचो अगर मैनेजमेंट एस्टिमेशन ले ले कि हमें तो लगता है कि हमारे 90% पैसे डूब जाएंगे, तो ये कहां से जजमेंट लग रहा है मैनेजमेंट का कि सही होगा? कहां से लग रहा है ये रिलायबल होगा? कहां से लग रहा है ये इसमें कुछ बहुत ज्यादा सोच विचार किया गया है? 90% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आर यू सीरियस? इज इट पॉसिबल? ये बिजनेस ही क्यों कर रहे हो? बंद करो, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये देखना है कि हमें जजमेंट जो मैनेजमेंट लिया है कि वो सही है या नहीं है, सही और यही नहीं, सेटिस्फैक्टरी है या नहीं, कहीं ना उसके पीछे उसके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, उसके पास उसका बेस क्या है, वो इंश्योर करना ऑडिटर की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, ओके। द ऑडिटर इवेल्युएट सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। ऑडिटर इवेल्युएट करता है, क्या इवेल्युएट करता है? इवेल्युएट करता है सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट करी हैं और उन पॉलिसी को अडॉप्ट करने के वो अप्लाई कर रहे हैं, वो देखना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है? वैल्यू करना है, ठीक है?
इवेल्युएट करना है सही से कि हाँ किस वो लोग सही से काम कर रहे हैं या ये नहीं, इवेल्युएट करके पता चलेगा वो तो। यानी जो मैनेजमेंट ने पॉलिसी अडॉप्ट करी है क्या उसको सही से अप्लाई कर पा रहे हैं। जैसे कि मानो मैनेजमेंट ने सोचा कि हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे WDV वाले मेथड से, ठीक है लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या वो WDV मेथड जो लगाया है क्या वो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं कि आज WDV लगा दिया और कल जाकर के क्या कर दिया, कल जाकर के SLM में चेंज कर दिया। क्या ये बार बार जिग-जैग खेलना जो है क्या ये मैनेजमेंट को करना अलाउड है और क्या ये सही है अकॉर्डिंगली एज पर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल पढ़ते हो ना, हाँ वैसा ही क्या है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि आप बार बार ये जिग-जैग खेला नहीं कर सकते, आप बार बार ये नहीं कर सकते कि एक बार WDV लगा दिया एक बार SLM और फिर WDV लगा दिया। आपने कोई पॉलिसी अडॉप्ट करी है, कोई पॉलिसी सिलेक्ट करी है, उसको क्या करना है आपको अप्लाई करना है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस पीरियड आफ्टर पीरियड। आपको चेंज करना है तो आपको चेंज करने के लिए सर्कमस्टांस बताई गई है कि आप कब कब चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्शन है चेंज करने के लिए, बट ऐसे बार बार आप ये हरकत नहीं कर सकते ना, ये गलत बात हो जाती है। तो ये भी चेक करना, इवेल्युएट करना ऑडिटर का क्या है स्कोप का पार्ट रहेगा। ओके ठीक है, देखो वेदर सच सिलेक्शन इज प्रॉपर एंड वेदर चूजन पॉलिसी हैज बीन अप्लाइड कंसिस्टेंटली ऑन अ पीरियड टू पीरियड बेसिस। क्लियर है, यही बताया मैंने भी अभी, समझ आया पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो मैं एक बार स्कोप का पार्ट दिखा दूं, मेरा समरी में दिखाता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, काइंड ऑफ समरी है कि स्कोप का क्या क्या पार्ट होता है। ऊपर हमने कॉम्प्रिहेंसिवली तो पढ़ा ही, बट एक ओवरव्यू अगर स्कोप का देखें तो क्या क्या मेरी मेन हेडिंग निकल के आई वहां से। पहला निकल के आया, ठीक है, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट। लेकिन ऑल एस्पेक्ट ये क्वेश्चन MCQ में अगर आ गया तो बहुत बच्चे फंस जाएंगे। क्यों, बच्चे देखेंगे ऑल एस्पेक्ट, अरे हाँ ऑल एस्पेक्ट तो लिखा था हेडिंग में, और ऑल एस्पेक्ट देखते ही क्या हो जाएंगे, दिमाग हिल जाएगा, अरे यही सही आंसर है। बट उसके आगे जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ऑफ एंटिटी दैट रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। ऑल एस्पेक्ट कौन से वाले, जो रेलिवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है समझ आया। दूसरा रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक मिनट मैं चेक करूं जरा सब ठीक है ना, तुम जवाब दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ठीक है ओके, आ जाओ। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके बाद क्या करना है, प्रॉपर डिस्क्लोजर करना है। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब क्या है मेरे स्कोप का पार्ट है, ठीक है। और ये तो वो आ गया जो मेरे स्कोप का पार्ट नहीं है, जो मैं पढ़ के आऊंगा फिर तुम्हें यहां पे दिखाऊंगा, ठीक है। चलो अच्छा एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। देखो लालजी भाई हैज परचेज्ड शेयर्स ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन NSE। लालजी भाई ने एक शेयर परचेज करे थे जो कि NSE में लिस्टेड थे किसी कंपनी के, ठीक है। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी प्रोवाइड पिक्चर ऑफ हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हाँ, जो जिस ऑडिटर ने ऑडिट करा था उससे पता चल रहा था कि हाँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे से है। ऑडिटर फाइनेंशियल की एकदम क्लियर पिक्चर निकल के आ रही है, प्रोवाइड पिक्चर ऑफ हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की बहुत बढ़िया जा रही है। रोबस्ट टर्नओवर है, लो डेट एंड गुड प्रॉफिट, प्रॉफिट भी अच्छा है। ऑन द बेसिस, मतलब इस बेसिस के आधार पे लालजी भाई ने क्या करा, ही इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड दैट द मनी इज इन्वेस्टेड बाय हिम इन सेफ। तो उन्हें लग रहा है कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी एंड कोई चांस नहीं है मनी लूज करने का। ओके तो ये बताओ, डू ऑडिटेड रिजल्ट एंड ऑडिटेड रिपोर्ट ऑफ कंपनी प्रोवाइड सच अश्योरेंस टू इन्वेस्टर लाइक लालजी भाई, इज थिंकिंग ऑफ लालजी भाई करेक्ट। अब बताओ क्वेश्चन समझ आया पहले। यानी एक लालजी भाई नाम के इंसान है जिन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि उस कंपनी का ऑडिट हो रखा था और उस ऑडिटेड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या निकल के आ रहा था, उस ऑडिट में ये समझ में आ रहा था कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है,
कंपनी का सेल्स बहुत अच्छी है, कंपनी में प्रॉफिट अच्छा है, तो इससे उन्हें लगा कि मेरा कुछ भी लॉस नहीं होगा पैसे का, और मेरा जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा कंपनी में। वो 100% इस बात से लेकर के क्या थे, मन में सेटिस्फाई थे कि हाँ मेरा पैसा 100% बिल्कुल सेफ रहने वाला है। ठीक, तो बताओ क्या ये जो अश्योरेंस लालजी भाई लेकर के घूम रहे हैं, क्या ऑडिटर ने ऐसा अश्योरेंस उन्हें दिया है कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा 100%? क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे ये क्लियर करती है कि आप सुरक्षित रहने वाले हैं, आपका पैसा डूबेगा नहीं? बताओ। नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑडिटर है वो तो क्या करता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। उसने चेक कर लिया, उसका ये मतलब नहीं है कि, अब देखो वो तो वैसे भी स्कोप का पार्ट नहीं है। अब शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में कुछ चीजें अगर हो रही हैं तो वो तो क्या होता है, शेयर मार्केट तो किसके आधार पर चलती है, डिमांड सप्लाई के आधार पे। मानो शेयर मार्केट में अगर डिमांड सप्लाई चलेगी इस प्रकार से तो कुछ भी हो सकता है, उसके आधार पे हमने जो ऑडिट करा है उसमें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है ना। हम तो रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, हाँ ये ठीक है, बट यहां पर लालजी भाई की जो थिंकिंग है वो क्या है, करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चलो, क्योंकि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं, हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। ठीक है, चलो ओके। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने ऑब्जेक्टिव देखा, हमने स्कोप देखा, ऑडिटर का क्या क्या स्कोप होता है मेनली मोटा मोटे तौर पे, और अच्छे से देख लिया हमने, उसके ऊपर एग्जांपल भी देख लिया। ठीक है, अब मुझे देखना है स्कोप में क्या नहीं होता है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। बट इसको कराने के लिए मेरे को एक अच्छा खासा समय चाहिए, जो कि आज मेरे पास, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अब बचा है। ठीक है, तो आज के लिए मैं समझता हूं कि इतना तुम्हारे लिए इनफ रहना चाहिए, इतना इनफ रहना चाहिए, और तुम इतना ही जो पढ़ा है, जो समझा है, इसको एक बार दोबारा रीड करना, और अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसको रिवाइज करेंगे, और कुछ पिछला वाला जो पढ़ा था वो भी रिवाइज करेंगे। जिससे क्या होगा, हमें साथ साथ चीजें याद रहेंगी, और याद रखने की इंपॉर्टेंस में मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं, क्योंकि आईसीआई को चाहिए लैंग्वेज, यहां पर वो चाहता है, आपसे डिमांड करता है। तो क्लियर है, तो ध्यान रखना फिर। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो कमेंट में, और कोई डाउट तो बाद में पूछ सकते हो कमेंट के जरिए। तो अभी के लिए फिलहाल ठीक है, सेशन ऑफ करते हैं और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, और बिल्कुल डील मत छोड़ना, क्योंकि जल्दी जल्दी इंटर क्लियर करो, क्योंकि ग्रुप 2 के एग्जाम है, ग्रुप 2 के फाइनल में आने वाले हो, आर्टिकल चालू हो जाएगी। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आर्टिकल्स में यही करना है मुझे अल्टीमेटली जाकर के प्रैक्टिकल तौर पे। तो इसमें बिल्कुल भी लीनियंट मत होना कि ये तो थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है, थ्योरी है, बट बच्चे इसमें फंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसको थ्योरी समझ के टालते चले रहते हैं, और टाल टाल में क्या हो जाता है, ऐसे ही खेल जाता है। ठीक है, तो टालम टोली में मामला उलट जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें भरोसा है कि तुम साथ साथ पढ़ते रहोगे, जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करते रहना साथ साथ ही। और खैर मैं तो इसलिए क्लास में रिवाइज करवा भी रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम ना कर पाओ तो एटलीस्ट तुम्हारा छूटे ना, तुम साथ साथ रिवाइज करते चलो मेरे साथ ही। ओके, तो ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर, तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और लगातार आगे बढ़ते रहो, और लगातार पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।